नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं। हम लोगों ने जो अभी तक रैंकिंग टेस्ट की 6 क्लासेस आप लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है। आज जो क्लास है वो इसकी लास्ट क्लास होगी। लास्ट क्लास का मतलब क्या है, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो मिससेलेनियस जो पार्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। मिससेलेनियस क्वेश्चंस मतलब रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड जो भी बैंक में क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ लो लेवल रहेंगे, कुछ हाई लेवल भी होंगे। बोलो क्लियर। तो प्री और मेंस दोनों को अपन टारगेट करते हुए इस काम को करें, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं बोर्ड पर, जैसे आपको दिख रखा है मिससेलेनियस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। बोलो क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। एक ही काम करना है आपको, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले खुद से अटेम्प्ट करिए और फिर उसका तरीका जानिए। बोलो क्लियर। देखिए जितने भी बेसिक पार्ट हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास जब खत्म हुई थी तब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई जब भी हम लोग अगली क्लास करेंगे उससे पहले आप लोग 1 to 6 मतलब 1 से लेकर 6 तक की जितनी क्लास है उनको सबको अच्छे से पढ़ लेंगे। जब आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आपको इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ा मजा आने वाला है। मजा आने का मतलब आपको लगेगा हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस यदि पेपर में आते हैं तो हम लोग किस तरीके से इनको करें। तो जो भी इनकी अप्रोच होती है, देखिए मेन क्या होता है, रीजनिंग के अंदर क्या होता है, मैं आपको पहले ही बताया था। 20 मिनट जैसे अभी हमें मिलते हैं, कोई भी एग्जाम हो 20 मिनट मिलते हैं, 22 मिनट मिलते हैं, जो भी मिलते हैं उसके अंदर क्या है, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना होता है, उनको सॉल्व भी करना होता है, करेक्ट सॉल्व करना होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर। तो उसके लिए टोटली जो सारी चीजों को मैं साइड में रख दूं तो एक चीज जो आपकी है वो सबसे परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करने की और क्वेश्चन को एंड करने की जो आपकी अप्रोच है वो अच्छी होनी चाहिए। यदि वो अच्छी है तो मान के चलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गई बात। तो चलिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास में है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको जिससे आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखिए ये है पहला क्वेश्चन। क्या है पहले क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़ेंगे। खेल पूरा अप्रोच का है और कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस आप कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में कौन किससे लंबा है कौन किससे छोटा है, तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, ये पता चल जाएगा तो आपको आसान हो जाएगा। देखिए फटाफट देखते हैं। विपुल है, हंस है, आनंद है, आलोक है, अशोक है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में कितने लोग हैं, कितने पीपल्स हैं, 5 लोग हैं। बोलो क्लियर। तो 5 लोग हैं तो आप फटाफट से क्या करिए, 5 लोग हैं तो 5 लोगों ने 1 2 3 4 5 ये जगह बना दीजिए 5। बोलो क्लियर। इससे क्या होगा कि जो सबसे लंबा होगा या जो सबसे भारी होगा, जो सबसे ज्यादा नंबर लाया होगा, जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और जो सबसे कम पैसे कमाता होगा, सबसे कम वजन का होगा, सबसे कम हाइट का होगा वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ऑर्डर रहेगा। मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलूं, नीचे से ऊपर की ओर चलूं तो कौन सा ऑर्डर होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा, आरोही क्रम होगा, बढ़ते क्रम में। बोलो क्लियर। बढ़ते क्रम में मतलब ये कम, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, सबसे ज्यादा। बोलो क्लियर। और ऊपर से नीचे की बात करूंगा तो कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। मतलब ज्यादा से कम की ओर कौन सा ऑर्डर हो जाता है भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो चलिए बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपको बता दिया था। चलिए इनको मैं हटा देता हूं और इस अप्रोच की बात करते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या अप्रोच करानी जिससे जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो लाइन ने बोला है क्लियर उस चीज को आप क्लियर रखते जाइए। देखिए सबसे पहले बोला है विपुल हंस से लंबा है। विपुल जो है किससे लंबा है, हंस से। तो यहाँ पर मैंने लिखा विपुल और ये किससे लंबा है, हंस से। तो हंस को इसके नीचे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर इसको इसमें क्यों नहीं रख रहे। देखिए यहाँ जो स्थान जो दिए हुए हैं, यहाँ जो प्लेस है वो है जो कंफर्म है। जब आप कंफर्म हो जाओ किसी भी चीज के बारे में तो उठा के यहाँ पर रख देना। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही बात। चलिए बात करते हैं सब दूसरी। हंस जो है वो किससे लंबा है, आनंद से लंबा है। ये जो हंस है वो किससे लंबा है, आनंद से। जब आनंद से लंबा है तो आनंद इससे छोटा रहा होगा। बोलो क्लियर। उसको आनंद को इसके नीचे रख दिया। तीसरी लाइन बोलिए आलोक अशोक से लंबा है। अभी मैं बात करूं इन तीनों में सबसे लंबा कौन है, इन तीनों की बात कर रहा हूं। विपुल लंबा है, विपुल से छोटा हंस है और हंस से छोटा कौन है भाई, आनंद है। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से जो आपको वैल्यू दे रखी है आप इनको आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं आलोक जो है वो किससे लंबा है, अशोक से। मुझे एक चीज बताइए, क्या इनमें आलोक और अशोक है क्या, इन तीनों में कोई नहीं है ना। क्या आलोक और अशोक को इसमें रखोगे, नहीं। इसमें तो जब जाएगा जब कंफर्म हो जाएगा।
अब आलोक अशोक से लंबा है तो आलोक और अशोक को आप साइड में लिख लो। आलोक ये रहा, आलोक जो है किससे लंबा है, अशोक से, ये आपने रख लिया। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी किसी को, सही है। अब बोला है अशोक जो है वो हंस से लंबा है, अशोक जो है वो किससे लंबा है, हंस से। तो अशोक यहाँ है, हंस कहाँ है, यहाँ पर। तो अशोक यदि हंस से लंबा है तो हंस को मैं एक बार इस तरीके से रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बताइए इनमें सबसे लंबा कौन है। अब मुझे एक चीज क्लियर करिए, पांचों चीजों में आपको क्या क्या मालूम हुआ। आपको इन तीनों का एक पेयर मालूम है कि भाई विपुल इन तीनों में सबसे लंबा है, फिर हंस है और फिर आनंद है। इनकी बात करूं तो इनमें आलोक लंबा है, फिर अशोक है, फिर हंस है। यदि इस चीज को मैं रिलेट करता हूं तो अशोक को यदि यहां से उठाऊं, अब अशोक हंस के तो ऊपर आ जाएगा, अशोक जो है वो हंस के तो ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन में विपुल और आलोक के बारे में कुछ बोला गया है क्या, क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है क्या। तो देखो हंस के ऊपर आप अशोक को ले लोगे कोई दिक्कत नहीं, मतलब 3 स्थान तो मैं कंफर्म कर सकता हूं कि भाई अशोक के नीचे कौन है, हंस, सही है क्या, और हंस के नीचे कौन है, आनंद, ये तो मैं कंफर्म कर सकता हूं। और इनके ऊपर कौन आएगा, आलोक। लेकिन ये नहीं पता कि विपुल सबसे ऊपर आएगा कि आलोक सबसे ऊपर आएगा। समझ में आ रही बात। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी एंड डी, ज्ञात नहीं कर सकते। सी एंड डी मतलब कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा भाई, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसने पूछा है ज्ञात नहीं कर सकते। इसने क्या पूछा है आपसे, इसने पूछा सबसे लंबा कौन होगा, बोलो क्लियर है। तो किसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम हुई आलोक और विपुल की वजह से। यदि इन दोनों के बारे में कुछ भी बोल देता, ये बोल देता कि विपुल जो है वो आलोक से लंबा है, इतना बोल देता तो विपुल पहले नंबर पे आ जाता, या बोल देता कि आलोक विपुल से लंबा है तो आलोक पहले नंबर पे आ जाता। बोलो क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, सी एंड डी, ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर डाटा इनसफिशिएंट, डाटा इनसफिशिएंट कि भाई डाटा अपर्याप्त है। अपर्याप्त का मतलब कमी है डाटा में, अभी थोड़ी सी कमी ये है कि विपुल और आलोक के बारे में कुछ भी रिलेशन दिया गया नहीं है। क्या समझ में आ रही है आपको बात। मेरा कहने का मतलब इतना सा ही है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये नहीं कि बस अच्छा विपुल ऊपर है तो विपुल को ऊपर रख लो, आलोक ऊपर है तो आलोक, भाई इनमें हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, ज्ञात नहीं कर सकते। मैंने बोला था हर एक क्वेश्चन कुछ ट्रिकी बेस होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं इस तरीके के क्वेश्चन डालने की जिससे आपको कंफ्यूजन हो तो क्लास में हो, पेपर में जाके नहीं हो। बोलो क्लियर। चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको जिससे आपको आराम से देखने में कोई परेशानी ना हो। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन वही बेसिक पॉइंटों पर है लेकिन मैंने एक साथ सभी क्वेश्चंस को लिया है, एक से एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको लगेगा हर एक क्वेश्चन को करके हाँ सर ऐसी गलती हमसे हो सकती थी। बोलो क्लियर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुरेश इज 18th फ्रॉम लेफ्ट, सुरेश जो है वो बाईं तरफ से कौन से स्थान पर है, 18वें पर है। एंड अंकित इज 19th फ्रॉम द राइट, और जो अंकित है वो राइट से मतलब दाएं से कौन से स्थान पर है, 19वें स्थान पर है। इफ देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन द रो, यदि उस पंक्ति में 35 स्टूडेंट है, 35 विद्यार्थी हैं, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सुरेश एंड अंकित फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट साइड रेस्पेक्टिवली। अब आप ये बताइए क्वेश्चन में सुरेश का किधर से दे रखा है, आपको लेफ्ट से दे रखा है। जब सुरेश लेफ्ट से दे रखा है तो आप जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कहां से पूछेगा, राइट से। तो देख लीजिए सुरेश अंकित, नंबर क्या दे रहा है, वो लोकेशन दे रखी है राइट और लेफ्ट, समझिए इसको। तो सुरेश का दे रखा था कहां से क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड से, तो पूछेगा कहां से, राइट हैंड से। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः का मतलब समझते हो आप लोग, क्रमशः का मतलब होता है जो पहले है उसकी वैल्यू पहले है। जैसे फिर सुरेश और अंकित का दाएं और बाएं से क्रमशः स्थान, तो यहाँ पर जो एक क्रमशः आया है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहले सुरेश है तो पहले दाया पूछा हुआ है सुरेश का, और यहाँ अंकित है तो अंकित का पूछा हुआ बाया, बस ऐसे याद रखिए। बोलो क्लियर। क्रमशः रेस्पेक्टिवली का मतलब पता है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। समझ में आ रही बात। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो बड़ा ही छोटा सा है। ये रही है पंक्ति, इस पंक्ति में बाएं से सुरेश कौन से स्थान पर है, 18वें पर है। तो इस पंक्ति में बाएं से जो सुरेश है वो कौन से स्थान पर है, 18वें पर, और दाएं से जो अंकित नाम का बंदा है वो कौन से स्थान पर है भाई, 19वें पर। बोलो क्लियर। कोई ओवरलैपिंग नहीं करनी, कोई कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपको टोटल दिया हुआ है पहले कि भाई इस पंक्ति में कुल लोग कितने हैं, 35।
समझ में आ रही बात? तो ये कि बेसिक क्वेश्चन हुआ। बेसिक क्वेश्चन का मतलब मेरा बस इतना सा कहना है कि ओवरलैपिंग वगैरह आप ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो एक चीज आप समझना कि हमें पता कैसे चलेगा कि ओवरलैपिंग हुई है कि ओवरलैपिंग नहीं हुई है। समझना, यदि आप ओवरलैपिंग नहीं करते हो तो आप दूर दूर रखोगे, तो आप खुद सोचो बाएं से 18वें पर और दाएं से अंकित कौन से पर है, 19वें पर। समझना, तो 18 और 19, 18 दूनी 36 और क्या हुआ 37। यदि मैं ऐसे इसको रखता हूं तो क्यों गलत है ये? यदि मैं बात करूं कि भाई लॉजिकली क्यों गलत है, लॉजिकली इसलिए गलत है कि इसके दाएं में ये बंदा आ ही नहीं सकता। उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इन दोनों का जब आप टोटल करोगे ना, 18 को 19 में जब जोड़ोगे तो 37 आएगा और ऊपर तो 35 ही है। इसका मतलब क्या है, लॉजिकली यदि मैं सही डायग्राम बनाऊं तो लॉजिकली सही डायग्राम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पंक्ति ऐसे बनानी पड़ेगी कि बाएं से जो सुरेश नाम का बंदा है वो 18वें पर है और दाएं से जो अंकित नाम का बंदा है वो कौन से स्थान पर है, 19वें पर। क्या समझ में आ गई बात आपको? मैंने क्यों ओवरलैपिंग करी? क्योंकि यदि इनको अलग अलग रखता हूं, इनके बीच में चाहे मैं एक भी बंदा ना रखूं तो 18 और 19 जुड़कर कितना हो जाएंगे, 37, जबकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं इसमें, 35, 35। समझ में आई बात? बात थी डायग्राम की। पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो यहाँ पर मैंने 35 लिख दिया, कोई दिक्कत है? समझ में आई बात? अब आपको करना क्या है, वो चीज पकड़ो। आप तो आपसे पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सुरेश। सुरेश की पोजीशन कहां से, राइट से। अरे जब लेफ्ट दे रखा है तभी तो राइट पूछेगा, तो मैं तो सुरेश को टारगेट कर लेता हूं और वही फॉर्मूला लगाता हूं, T बराबर L प्लस R माइनस 1। कुल का फॉर्मूला, टोटल का फॉर्मूला क्या होता था, किसी एक व्यक्ति को, एक पर्सन को पकड़ लीजिए, उसका बाया उसका दाया और माइनस 1। बोलो क्लियर? तो सुरेश को पकड़ लिया। सुरेश का आपको क्या मालूम है, आपको सुरेश का बाया मालूम है, आपको सुरेश का क्या मालूम है, बाया मालूम है, लेफ्ट मालूम है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सुरेश का दाया। समझ में आ गई बात? आपको एक चीज और मालूम है, टोटल। तो चलिए सुरेश के लिए टोटल की फॉर्मूला लगाते हैं। कुल बराबर 35 बराबर, समझ में आ गई बात? फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा हूं मैं। कुल बराबर 35 बराबर सुरेश का बाया 18 है, सुरेश का दाया पूछा है, सुरेश का दाया पूछा है मतलब आर पूछा है -1। ये फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, मैंने 1 से लेके 6 क्लासों में सब में यूज किया है। टी बराबर कुल बराबर बाएं प्लस दाएं -1। बोलो क्लियर? आपको टोटल मालूम थे, आपको सुरेश का लेफ्ट मालूम था, क्या राइट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। 18 में से एक तो कितना आएगा, 17, और उस 17 को इधर लाके मैं किस में से घटा दूं, 35 में से। तो दाएं से क्या सुरेश का स्थान लाने में आपको दिक्कत आएगी क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यदि मैं इसको इसमें से घटाऊं तो कितना आ जाएगा भाई, 18। तो पंक्ति में दाएं से सुरेश का जो स्थान होगा वो कौन सा हो जाएगा, 18। मतलब ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो हो जाएगा 18। लेकिन दूसरा और पूछा है आपसे कि अंकित का बाएं से स्थान तो बताओ। अब अंकित का बायां बताना है, इसका मतलब एक बार कुल की जो परिभाषा है, कुल की जो वैल्यू है, कुल का जो फॉर्मूला है, एक बार किसके लिए लग जाएगा, एक बार अंकित के लिए लग जाएगा। तो चलिए अंकित के लिए लगा देते हैं, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। चलिए देखिए मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। चलिए देखिए बात करते हैं कि अंकित के लिए यदि मैं इसी फॉर्मूले को लगाना चाहूं तो किस तरीके से लगाऊंगा। यहां से मैंने इसको हटा दिया, इतनी जगह पर मैं इसको आराम से बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए यहां मैंने लिया किसके लिए, अंकित के लिए। देखिए भाई यही सेम फॉर्मूला है। पहला जो क्वेश्चन आया, पहला जो क्वेश्चन सुरेश के लिए, तो सुरेश के लिए आपने कितना निकाला भाई, 18 था ऐसे। अब यही का यही फॉर्मूला, टोटल का यही फॉर्मूला किसके लिए लगा दीजिए, अंकित के लिए लगा दीजिए। तो अंकित के लिए लगाता हूं तो देखिए कुल बराबर 35 बराबर, अरे कुल तो टोटल तो चेंज नहीं होने वाले ना, टोटल चेंज नहीं होंगे। चलिए अंकित के लिए लगा रहा हूं मैं, यहाँ पर अंकित लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। समझ में आ रही बात? तो अंकित के लिए कुल बराबर मैंने लिख दिया 35 बराबर। अंकित का बायां, इसको चाहिए क्या, अंकित का बायां, तो अंकित का बायां चाहिए तो L चाहिए प्लस अंकित का दायां। अरे क्वेश्चन में अंकित का दायां कितना दे रखा है, 19, माइनस क्या कर दीजिए 1। समझ में आ रही बात आपको? तो माइनस आपने क्या कर दिया 1, तो इसको हटा दिया आपने यहाँ से। अब बात करते हैं, आपको L की वैल्यू चाहिए, 19 में से 1 गया तो कितना आएगा, 18, और इस 18 को उधर ले जाके किस में से घटा दो, 35 में से। 35 माइनस 18, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, 35 माइनस 18, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अंकित के बाएं से स्थान से, अंकित का लेफ्ट से जो पोजीशन है। तो लेफ्ट से पोजीशन 35 में से 18 घटाओगे तो भाई कितना आएगा, 17 आएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको? तो दोनों के आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट से 17।
तो इस चीज को ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए ओवरलैपिंग करवानी थी नहीं करवानी थी वो बात नहीं थी, क्योंकि मुझे ये नहीं पूछा इनके बीच में कितने लोग हैं, जो भी कुछ है ये नहीं पूछा मेरे से केवल इतना पूछा गया कि भाई जो बंदा सुरेश बाएं से कौन से स्थान पर 98 पे है, 35 लोग हैं तो बताओ उसके दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो ये आपको क्लियर करना चाहिए था। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग बिना घबराए हुए इस क्वेश्चन को करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ऐसे समझ लीजिए, एक तो उतने ही ज्यादा नंबर का होता है, ठीक है, एक तो उतने ही ज्यादा नंबर का होता है, और दूसरी चीज क्या होती है उसमें उतनी ही ज्यादा चीजें आपको दी जाती है। बोलो क्लियर? तो आपको करना कैसे है, कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उसकी अप्रोच को पकड़ना है, भाई किस तरीके से किया जाए। तो समझिए क्या है इसके अंदर। इस क्वेश्चन में दिया गया है ABCDEFGNH, 8 स्टूडेंट्स हैं किसी कक्षा में, किसी क्लास में, ठीक है भाई, होने दो। 3 ऑफ देम स्टडी इंग्लिश एंड कॉमर्स ईच, मतलब दोनों में से, उन सब 8 में से, उन 8 में से 3 लोग जो हैं, 3 तो पढ़ेंगे इंग्लिश और 3 क्या पढ़ेंगे, कॉमर्स। और आगे बोला एंड 2 ऑफ देम स्टडी संस्कृत। तो जो चीज आपको मालूम पड़ती जाए उसको लिखते जाइए बिना संकोच के, क्योंकि जो जो चीज आप लिखते जाओगे उससे आप क्या होगा, आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जल्दी करने में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या आपको मालूम चल गया। आपको अभी जस्ट मालूम चला है कि 3 स्टूडेंट तो क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश। तो यहां लिख देता हूं मैं, 3 स्टूडेंट पढ़ते हैं इंग्लिश और 3 स्टूडेंट पढ़ते हैं कॉमर्स, और लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर एंड 2 ऑफ देम स्टडी संस्कृत। तो संस्कृत कितने पढ़ते हैं भाई लोग 2 स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं भाई, संस्कृत। तो चलिए इतना मालूम हो, आगे चलते हैं। ईच वन ऑफ देम हैज अ डिफरेंट वेट, सबका जो 8 के 8 लोग हैं उन सबके क्या है, वेट अलग अलग है, ठीक है साहब, ये बात भी हो गई। अब चलते हैं पहली जो कंडीशन बोली है इसने क्या बोली है, पहली कंडीशन के तो जो भी रोल था मैंने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं दूसरी की तरफ। द हैवीएस्ट, कितने लोग थे, 8। तो 8 लोगों को ऐसे ही थोड़ी आप फ्रेम कर लोगे ऊपर नीचे, इनके लिए प्रॉपर क्या करिए, आप एक टेबल बनाइए। तो टेबल बनाना यदि आप सीख जाते हो तो मान के चलिए कि 90% काम तो आपका हो गया। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या करता हूं, टेबल बनाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर देता हूं, छोटा कर देता हूं, ठीक है, आपको दिखता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे मैं आराम से टेबल बना सकूं। अब समझिएगा ध्यान से, ये मैंने बनाई यहाँ पर टेबल, कितने लोगों के लिए, 8 लोगों के लिए। ध्यान से देखिए, ये रही टेबल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर तो स्टूडेंट आएंगे जो विद्यार्थी होंगे, और यहाँ उनकी सब्जेक्ट, क्योंकि 2 ही चीज इसमें चेंज होने वाली है। बोलो क्लियर है? तो स्टूडेंट जो है उनको मैं ऑर्डर से ले लूंगा। यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा ना स्टूडेंट्स का, कौन भारी है कौन हल्का है, तो सबसे भारी होगा उसको मैं ऊपर लूंगा और सबसे हल्का होगा उसको मैं यहाँ लूंगा, सही है। और उनके जो रेफरेंस सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आते चले जाएंगे। बोलो क्लियर? सब्जेक्ट 3 ही है। 3 स्टूडेंट तो आपके पढ़ते हैं इंग्लिश, 3 पढ़ते हैं आपके कॉमर्स और 2 पढ़ते हैं आपके संस्कृत। बोलो क्लियर है? यहाँ जो मैं चीज लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं राइट वाली चीजें और यहाँ लिखूंगा मैं रॉन्ग वाली चीजें। रॉन्ग का मतलब क्या है, कोई ऐसे मैंने बोल दिया भाई ए नाम का बंदा है वो संस्कृत नहीं पढ़ता है, तो उसको मैं रॉन्ग वाले को इधर लिखूंगा। बोलो क्लियर? और राइट वाले को इधर लिखता जाऊंगा। तो आप समझ लीजिएगा इस चीज को। चलिए बात करते हैं दूसरी लाइन जो आपको बोली गई है। क्या बोला है? द हेवीएस्ट डज नॉट स्टडी संस्कृत। जो सबसे भारी है ना, जो सबसे भारी है वो क्या नहीं पढ़ता, वो संस्कृत नहीं पढ़ता। तो जो सबसे हैवी है, सबसे हैवी तो ये है ना, मैंने माना ये सबसे हैवी होगा, ये सबसे हल्का होगा। तो जो सबसे हैवी है वो क्या नहीं पढ़ता, संस्कृत नहीं पढ़ता। तो जो भी बंदा आएगा यहाँ पर ABCDEFG, जो भी बंदा आएगा, जो बंदा यहाँ पर रखा जाएगा, जो भी बंदा को बिठाओगे आप यहाँ, वो सबसे हैवी होगा और उसकी जो सब्जेक्ट है क्या नहीं होनी चाहिए, संस्कृत नहीं होनी चाहिए। यही बोला है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संस्कृत। यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है संस्कृत आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस लगाया हुआ है। यहाँ सारी नेगेटिव चीजें आएंगी कि भाई ये बंदा ये काम नहीं करता है, और कोई करता होगा तो मैं इधर लिखूंगा उसको। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? एंड द लाइटेस्ट डज नॉट स्टडी इंग्लिश। मतलब सबसे भारी वाला तो संस्कृत नहीं पढ़ता और सबसे हल्का वाला क्या नहीं पढ़ता, इंग्लिश नहीं पढ़ता, ठीक है। तो सबसे हल्का ये है और ये क्या नहीं पढ़ेगा, चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ेगा लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ेगा। बोलो क्लियर है? समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? F इज हैवियर देन A and D। जो F है ना, F देखो ध्यान से समझना, F जो है
वो ए और डी से क्या है, हैवियर। ठीक है, यही बोला है इसने, हिंदी में क्लियर लिखा हुआ है, एफ ए और डी से भारी है लेकिन एच और बी से हल्का है। ये जो एफ है ना वो ए और डी से भारी है लेकिन हल्का किससे है, ये हल्का है एच और बी से। बताइए कोई दिक्कत है आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई भी चीज में गड़बड़ नहीं करेंगे। देखो क्योंकि क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को यदि आप स्टेप बाय स्टेप करते जाते हो, जो चीज आपको वहां से दी जा रही है यदि कंफर्म हो किसी का प्लेस तो इसमें रख देना, कंफर्म ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में रखते जाइए। साइड में रखने का मतलब है जब भी इस चीज का यूज होगा मैं इसमें पुट कर लूंगा और अपने आंसर तक पहुंच जाऊंगा। बोलो क्लियर, आगे चलते हैं। ई जो इंग्लिश नहीं पढ़ता है, ई जो इंग्लिश नहीं पढ़ता है, तो मैंने क्या किया, ई नाम के बंदे को यहां रख दिया क्योंकि इधर नेगेटिव चीजें रखनी है। ई क्या नहीं पढ़ता भाई, इंग्लिश नहीं पढ़ता। ई जो है बंदा वो क्या नहीं पढ़ता, इंग्लिश नहीं पढ़ता, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ई जो इंग्लिश नहीं पढ़ता है बी से भारी है, तो ई जो है वो किससे भारी है, बी से। तो ई जो है बी से भारी है, तो चलो मैं ई को यहाँ रख लेता हूँ एक बार के लिए। ई जो है वो किससे भारी है, बी से। अभी एच के बारे में मालूम नहीं, फ्री मैंने रख लिया है, जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। ई जो इंग्लिश नहीं पढ़ता है बी से भारी है और दूसरा सबसे भारी है, तो ई का जो फिक्स पोजीशन है वो आ गई है। दूसरा सबसे भारी कौन है, सबसे भारी पहले नंबर पे ही है, तो दूसरा सबसे भारी कौन होगा यहाँ, तो क्या यहाँ पर ई आएगा के भाई। और ई जो है वो कौन सी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, इंग्लिश नहीं पढ़ता, तो यहाँ पर लिख दी मैंने भाई ई जो है इंग्लिश नहीं पढ़ता, क्योंकि ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस मतलब ई का सब्जेक्ट ये नहीं होगा, चाहे जो भी हो। बोलो क्लियर, तो आप आराम से इसको हटा सकते हैं, आप आराम से इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब जिस चीज का यूज नहीं है वो बोर्ड पे नहीं होनी चाहिए या आपकी कॉपी में नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे आपको बोल रहा है कि जो जी है ना, जी वो डी से हल्का है। जो जी है वो डी से तो हल्का है, तो जो जी है वो डी से तो हल्का, तो डी के तो नीचे आएगा। सही है, जो जी है वो डी से तो हल्का है लेकिन ए से भारी है, तो लेकिन ए से भारी है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सर जो ये जी था ना वो डी से तो हल्का है लेकिन किससे भारी है, ए से भारी है। तो क्या आप इस ए को नहीं हटा सकते क्या यहाँ से, आप बोलोगे सर आराम से हटाया जा सकता है, क्योंकि ए और डी किससे हल्के थे, एफ से हल्के थे। तो मेरा कहने का मतलब है यदि मैं आराम से आपसे बात करूं तो डी जी ए, क्या मैं यहाँ पर डी जी ए आराम से लिख सकता हूँ, देखिए मुझे बताइए, ये चीज समझ में आई आपको। अभी कंफर्म नहीं हुआ लेकिन मैं यहाँ पर तो बना सकता हूँ। आगे चलते हैं, एच जो ऊपर से चौथा है, बहुत बढ़िया, जो फिक्स पोजीशन होती है उनको तो आप सबसे पहले पकड़ा करो। एच जो है कहां से चौथा है भाई, ऊपर से। एच हु इज फोर्थ फ्रॉम द टॉप, ऊपर से चौथा मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे, पहले नंबर पे भारी है, दूसरा तीसरा चौथा, तो एच जो ऊपर से चौथा है। बोलो क्लियर, चौथे नंबर पे 1 2 3 4, एच जो ऊपर से चौथा है, डी के साथ कॉमर्स पढ़ता है। किसके साथ कॉमर्स पढ़ता है, डी के साथ, तो एच का सब्जेक्ट क्या हुआ, कॉमर्स। और ध्यान रखिएगा डी का सब्जेक्ट भी क्या होगा, कॉमर्स। जिससे आपको जब भी डी को आप रखोगे ना, जब भी आप डी को रखोगे तो आप आराम से उसका सब्जेक्ट भी रख सकते हो। सही है, तो कॉमर्स जो थे वो 3 स्टूडेंट पढ़ते थे, जिनमें से 2 कंफर्म हो गए, एच और डी। कोई दिक्कत है किसी को, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बोला है, जी या तो इंग्लिश या संस्कृत नहीं पढ़ता है। जो जी नाम का बंदा है, ये रहा जी, ये जो जी है, तो यहां मैं लिख देता हूं, जी जो है ना तो क्या पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है और ना ही संस्कृत पढ़ता है। अरे ये बताओ, जब इंग्लिश और संस्कृत दोनों नहीं पढ़ता तो एक ही सब्जेक्ट बची, कौन सी, कॉमर्स। तो इधर लिखने की जरूरत आपको है ही नहीं, आप आराम से यहाँ पर लिखिए कि जी जो है ना वो भी क्या पढ़ता है भाई, कॉमर्स। समझिए ध्यान से, जी डज नॉट स्टडी आइदर इंग्लिश और संस्कृत। जी जो है ना तो संस्कृत पढ़ता है और ना ही इंग्लिश पढ़ता है, तो क्या पढ़ेगा, एक ही सब्जेक्ट बचा, कॉमर्स। बोलो क्लियर। तो बात करें, कॉमर्स के 3 स्टूडेंट आ चुके हैं, डी हो गया, जी हो गया और एच हो गया, कोई समस्या नहीं है आपको। अब मैं बात करता हूं, लास्ट की लाइन आपको बोली है, बी डज नॉट स्टडी संस्कृत। जो बी है ना, बी वो संस्कृत नहीं पढ़ता है। बोलो क्लियर। अब बी जो है वो क्या नहीं पढ़ता, संस्कृत नहीं पढ़ता। मुझे एक चीज बताइए, यदि बी संस्कृत नहीं पढ़ता है, मैं आपसे बोलूंगा कौन पहले कौन बाद में, ये अब सेटिंग करने की बात। अब जो चीजें आपने लिख ली हैं उनको यदि मैं सेट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, तो आप एक चीज ध्यान से समझना, एच और बी से छोटे कौन कौन है, एच और बी से छोटे हैं एफ डी जी और ए। बोलो क्लियर, एफ डी जी और ए किससे छोटे हैं, एच और बी से, दोनों से छोटे हैं। तो मुझे बताइए, जब एच आ गया है तो क्या बाकी के चारों जने बिल्कुल आराम से यहाँ पर रखे जा सकते, नहीं रखे जा सकते, बताइए, एफ डी जी और ए। बोलो कोई दिक्कत है, रख दिया मैंने इनको। अब इनको जब मैंने रख दिया तो मुझे एक चीज बताइए, किस किस का सब्जेक्ट कंप्लीट था, डी का कॉमर्स था
और जी का कॉमर्स था, तो कॉमर्स वाले तो तीनों निपट गए, कॉमर्स वाले तो तीनों निपट गए, सही है। कॉमर्स वाले कौन कौन है, एच, डी और जी, खत्म हुई बात, इनको तो क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं बाकी के लोग कहाँ हैं। तो एक चीज समझना, ए जो है ए जो है वो इंग्लिश नहीं पढ़ता है, समझना, ये छोटी छोटी पॉइंट है। ए जो है वो इंग्लिश नहीं पढ़ता है, कॉमर्स 3 सब्जेक्ट हो चुकी हैं क्योंकि 3 ही स्टूडेंट्स थे जो कॉमर्स पढ़ते थे, और ए जो है वो इंग्लिश नहीं पढ़ता। अरे कॉमर्स तो ये पढ़ नहीं पाएगा, इंग्लिश ये पढ़ता नहीं है, बची क्या, आप बोलो सर बची क्या, बची तो संस्कृत। कौन सी सब्जेक्ट इसको पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, इसका काम खत्म। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं और क्लियर करते हैं चीजों को। मुझे एक चीज बताइए, ई जो है वो एच और बी से बड़ा है, ई जो है एच और बी से बड़ा है। अरे एच और बी नहीं कि ये 4 लोग थे रहे और 2 लोग ये रहे, तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, अभी आपको ऊपर पोजीशन बिठाने के लिए यदि ई नहीं आ सकता, भाई तो दूसरे नंबर पे बैठा था, एच और बी इसके नीचे हैं, तो कौन बचा है, ध्यान से समझिएगा, ए हो गया, बी आ नहीं सकता, तो बचा कौन, सी, तो सी कौन से नंबर पे चला जाएगा, सी चला जाएगा कौन से नंबर पे भाई, पहले नंबर पे। अब बताइए सी क्या क्या नहीं पढ़ सकता, सी नहीं पढ़ सकता संस्कृत, संस्कृत ये पढ़ नहीं सकता, कॉमर्स ये पढ़ नहीं पाएगा, बचा क्या इसके लिए, इंग्लिश। लो भाई इसको भी पुट किया, इसका भी काम खत्म किया। ई जो है वो इंग्लिश पढ़ेगा नहीं, ई जो है इंग्लिश पढ़ेगा नहीं, कॉमर्स ये पढ़ नहीं सकता क्योंकि पढ़ी जा चुकी है, तो ये भी क्या पढ़ेगा, संस्कृत। बोलो क्लियर भाई, क्लियर लिखा हुआ, ई इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, इंग्लिश नहीं पढ़ेगा तो कॉमर्स ये पढ़ नहीं सकता, बची क्या इसके लिए, संस्कृत। अब बताइए कौन सा एक बंदा बचा हुआ है, आप कहोगे सर बी नाम का जो बंदा है वो बचा हुआ है, बी को रख दीजिए यहाँ पर। मैंने बी को जैसे ही रखा तो बी का जो सब्जेक्ट है, इसने क्लियर अभी बोला था, बी डज नॉट स्टडी संस्कृत, बी जो है संस्कृत नहीं पढ़ता, तो इसके सामने मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ भाई संस्कृत ये नहीं पढ़ेगा क्योंकि ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, संस्कृत पढ़ेगा नहीं। बोलो क्लियर। अब सब्जेक्टों को गिनते देखो कौन कौन सी हो गई, ये संस्कृत, एक संस्कृत तो ये हो गई और एक संस्कृत ये हो गई, हो गया काम। संस्कृत के 2 ही तो स्टूडेंट्स थे और ये क्या बोल रहा है, भी संस्कृत नहीं पढ़ेगा। अरे संस्कृत पढ़ेगा नहीं, कॉमर्स पढ़ नहीं सकता, तो कंफर्म क्या पढ़ेगा, कंफर्म पढ़ेगा इंग्लिश, सही है। और एक बंदा और बचा, ये भी क्या पढ़ेगा, इंग्लिश। अब आप टैली कर लीजिए कि जो इंग्लिश के 3 स्टूडेंट है वो कौन कौन से हैं, फटाफट से बोलिए। इंग्लिश का स्टूडेंट एक तो सी है, इंग्लिश का दूसरा स्टूडेंट बी है और इंग्लिश का तीसरा स्टूडेंट है एफ। कोई दिक्कत है इसको बनाने में, समझ में आ रही बात। आगे चलते हैं, बात करते हैं कॉमर्स के कौन कौन से, एच, डी और जी, एच, डी और जी, समझ में आई बात। और लास्ट में 2 स्टूडेंट बचे संस्कृत के, संस्कृत के कौन कौन से, एक तो ई होगा और दूसरा ए, तो संस्कृत के जो 2 स्टूडेंट है वो कौन कौन से, ई और ए। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब चाहे इसमें कुछ भी पूछे, आपसे पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन में, ये तो एक फॉर्मेट था, फॉर्मेट समझना जरूरी है, क्वेश्चन कुछ भी है आपसे पूछ सकता है, बताइए एच से हल्के कितने हैं, एच से हल्के कितने हैं। अब आप खुद सोचिए एच से हल्के कौन होंगे, जो एच से नीचे बैठे होंगे, तो एच से हल्के कितने हैं भाई, एच से हल्के 4। एच से भारी कितने हैं, एच से भारी हैं 3। ई और डी के बीच में कितने लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग बैठ सकते हैं। तो ये फॉर्मेट बनने के बाद तो आपको पता है क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से पढ़िएगा। मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं। बोलो क्लियर, समझ में आ रही बात। तो ऐसा तो जब भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं। मैं साइड में हट जाता हूं। सॉल्यूशन क्या है, देखिए ये सॉल्यूशन आप यहां से लिख भी लोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, पहले आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इसको स्टेप बाय स्टेप। जो भी मैंने स्टेप यूज किए, देखो इन क्वेश्चंस का क्लियर फंडा है या रीजनिंग का क्लियर फंडा है कि एक बार आपने जिस अप्रोच से क्वेश्चन को किया, यदि पेपर में वो उस अप्रोच से हो गया तो मान के चलिए आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, और यदि आपने बाद में दूसरी अप्रोच से कर भी दिया तो मान के चलिए आपके 2, 4, 6 क्वेश्चन जरूर रहने वाले हैं। वो किसकी वजह से, सेकंड अप्रोच के लिए टाइम नहीं होता यार, 20 मिनट का टाइम है, 35 क्वेश्चंस करने हैं, 40 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप खुद सोचो कैसे करोगे इतनी जल्दी, वो जल्दी तभी हो पाएगा, सिंगल अटेम्प्ट होता है इन चीजों का। आपने एक बार एक चीज लिखी, उसको दोबारा रिपीट ना करना पड़े आपको। एक बार आपने जो कुछ कर दिया ना तो वो दोबारा से नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको क्या पता है, आपको पता है टाइम खराब होता है। और आपको पता है पहले ही क्वेश्चन में पेपर में आप बैठे हो,
पहले ही क्वेश्चन में यदि बेटा टाइम खराब हो गया या फिर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना तो मैं आपको लिख के देता हूं, मैं आपको लिख के देता हूं ये चीज, आपका आगे के जो आने वाले जितने भी छोटे सरल सरल क्वेश्चंस भी है ना वो भी आपसे गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। पहले आपने देखा जो भी क्वेश्चन आपसे आया और वो आपने अच्छे से कर दिया तो बाकी के कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा तो है, लेकिन क्या होता है शुरुआत ही जब खराब हो जाती है तो फिर चीजें आगे बिगड़ जाती हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम खराब किए हुए। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास है आज की इस क्लास के लिए। देखिए कैसे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, आपको थोड़ी आसानी रहेगी। ध्यान से देखिएगा, पढ़िए पहले क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। इन अ लाइन ऑफ 65 स्टूडेंट, 65 विद्यार्थियों की एक लाइन में या फिर कक्षा में जो भी है, कृष्णा इज 7 टू द राइट ऑफ मोहन। कृष्णा जो है ना, कृष्णा जो है वो मोहन के राइट में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। बोलो क्लियर। एंड मोहन इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो भाई ये बताओ, कृष्णा को तो आप जब बिठाओगे ना, जब मोहन की पोजीशन पता चलेगी तो आप बोलोगे चलो सर मोहन की पोजीशन मुझे पता चल गई है, क्या है? मोहन इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। हिंदी में देख लीजिए, 65 विद्यार्थियों पंक्ति में कृष्णा जो है मोहन के दाएं 7वां है। तो कृष्णा को मोहन के दाएं तो तब बैठाओगे ना जब मोहन बैठा होगा। आगे पढ़ेंगे, और मोहन पंक्ति में बाईं तरफ से 16वें स्थान पर है। पंक्ति में बाईं तरफ से, चलो भाई पंक्ति में लेफ्ट हैंड से बाईं तरफ से जो मोहन है कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर। ऐसे ही किया था हम लोगों ने एरो बना के। एरो बनाने से क्या होता है, ये मालूम चल जाता है इस व्यक्ति का ये वाला, इस पर्सन का ये वाला भाग जो है वो दायां है, राइट है, और इसका जो लेफ्ट वाला बायां वाला भाग है वो ये वाला होगा। बोलो क्लियर। अब आपको बोला है कि मोहन के दाएं 7वां कौन है? कृष्णा। ये लिखा हुआ था कृष्णा मोहन के दाएं 7वां। कई बार क्वेश्चन पीछे से भी पढ़ना पड़ता है। बोलो क्लियर। तो जो कृष्णा है वो मोहन के दाएं 7वां है, तो मोहन के दाएं 7वां इधर की तरफ होगा। बोलो क्लियर। तो दाएं 7वां चलना है तो इस 16 में 7 स्थान जोड़ दूं तो 16 और 7 कितना होता है भाई? 23। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? कृष्णा जी बैठे हुए हैं। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो कृष्णा जी बैठे हुए हैं मोहन के दाएं 7वें स्थान पर, तो 16 में 7 जोड़ा तो कितना है? 23। अब पूछ रहा है तो बताइए कृष्णा का दाएं से स्थान क्या होगा? तो बताइए कृष्णा का दाएं से स्थान क्या होगा? अरे कुल व्यक्ति भी तो मालूम है, कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स? 65 है, 65 है। समझ में आ गई बात? आपसे पूछ रहा है कृष्णा का दाएं से स्थान। अरे कृष्णा का आपको बायां मालूम है, आपको कृष्णा का क्या मालूम करना है? दायां मालूम करना है। राइट से इसका स्टेप। तो किसी भी बंदे का जब भी आपको राइट से मतलब दाएं से स्थान मालूम करना है तो आपको उसका बायां मतलब लेफ्ट मालूम होना चाहिए और टोटल स्टूडेंट मालूम होना चाहिए और कुल की परिभाषा लगा दीजिए। तो कुल बराबर 65 बराबर, यही बताया था आपको, कुल बराबर 65 बराबर। इतनी बार लिख दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हुआ करता था? चलो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप लोग भूल गए होंगे। T बराबर L प्लस R माइनस 1, जिसमें T क्या होता है? T होता है टोटल, कुल होता है। L क्या होता है? लेफ्ट मतलब बायां, और R क्या है? राइट मतलब दायां, माइनस 1। ये लेफ्ट और राइट किसी एक ही बंदे के होनी चाहिए। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया किसके लिए लगाया? कृष्णा के लिए, क्योंकि कृष्णा के बारे में मालूम करना है। तो कुल बराबर 65 बराबर, कृष्णा का बायां दे रखा है, कृष्णा का दायां निकालना है -1। क्या ऐसे ही करते हैं हम लोग? तो 23 में से 1 गया, 23 में से 1 माइनस होगा, 22 आएगा, और 22 को लाके किस में से घटा दीजिए? 65 में से। तो 65 में से आपने 22 को घटा दिया। क्या राइट से आप इसका स्थान नहीं निकाल सकते? बड़ा ही आसान है। क्या आ जाएगा भाई? 43। तो मेरा कहने का मतलब राइट से इस क्वेश्चन में दाएं से जो बंदा है आपका कृष्णा, उसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 43। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3rd। बोलो क्लियर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में यदि मैं आपसे ये पूछता दाएं से मोहन का स्थान बताओ, तो क्या दाएं से मोहन का स्थान निकालने के लिए कुछ अलग करना पड़ता कि नहीं? वही 65 बराबर कुल बराबर, 65 बराबर मोहन का बायां 16, तो 65 बराबर 16 प्लस दायां -1। सही है। तो 16 में से 1 जाता तो क्या आता? 15, और 15 65 में से घटता तो कितना आ जाता? 50। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से दाएं से मोहन का पूछता तो कितना आ जाता? 50। बोलो क्लियर। लेकिन नहीं पूछा, किसका पूछा आपसे? कृष्णा का, तो आपने बता दिया। तो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन हैं, कौन किधर गया, कौन किधर से आया, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और ये पेपरों में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज का खेल है बस। क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, लेकिन लैंग्वेज है, पूरी लैंग्वेज यदि आपको आती है इसकी समझ में तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए, पहले इंग्लिश में बताऊंगा फिर हिंदी में बताऊंगा, दोनों को लेके चलेंगे, किसी को नाराज नहीं करने वाला हूं मैं, ठीक है?
क्योंकि आप लोग ही नाराज हो गए तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा, सही है। चलिए देखिए, 5 पीपल PQRST रीड न्यूज़पेपर, द पर्सन, यहां तक ठीक है, रीड न्यूज़पेपर। अब आगे क्या बोला, द पर्सन हु रीड इट फर्स्ट गिव इट टू आर। क्वेश्चन को समझिए ढंग से, क्या बोला है, 5 लोग हैं PQRST, वो क्या पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और द पर्सन हु रीड इट फर्स्ट, मेरा कहने का मतलब जिस व्यक्ति ने उसको सबसे पहले पढ़ा, उसने पढ़ने के बाद किसको दे दिया, आर। बोलो क्लियर, ये लाइन समझ में आई, हिंदी में भी लिखी हुई है। 5 व्यक्ति PQRST अखबार पढ़ते हैं, वही व्यक्ति जो सबसे पहले पढ़ता है आर को दे देता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यदि सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम तो नहीं दिया ना, तो कोई बंदा होगा, इन्हीं PQRST में से एक बंदा होगा जिसने सबसे पहले अखबार को पढ़ा होगा, और उसने फिर पढ़ने के बाद किसको दे दिया, उसने पढ़ने के बाद मेरे भाई आर को दे दिया। इसका मतलब ये है, क्या मैं ये क्लियर कर सकता हूं यहां से कि आर ने दूसरे नंबर पे अखबार पढ़ा होगा? आप बोलोगे ये बात तो सही है सर, समझ में आ रही बात, क्योंकि पहले व्यक्ति ने पढ़ने के बाद जस्ट किसको दिया है, आर को दिया है। इसका मतलब यह है कि दूसरे नंबर पे जो अखबार पढ़ेगा वो कौन पढ़ेगा, आर पढ़ेगा। तो चलिए 5 लोग हैं तो 5 जगह बना लेता हूं मैं फटाफट से। सबसे पहले कौन पढ़ेगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे लास्ट में कौन पढ़ेगा, ये। तो मैं यहां से क्लियर हो गया कि सर आर जो है ना वो दूसरे नंबर पे पढ़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो पहले व्यक्ति ने पढ़ा था ना, उसके जस्ट बाद किसको दे दिया था, आर को दे दिया था। समझ गए यहां तक? आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है, द पर्सन हु रीड इट एट लास्ट, वह व्यक्ति जो इसको लास्ट में पढ़ता है, टुक इट फ्रॉम पी, वह व्यक्ति जो अखबार को लास्ट में पढ़ता है वो किससे लेता है पढ़ने के लिए, वो लेता है पी से। हिंदी में बड़ा क्लियर है, वह व्यक्ति जो सबसे अंत में पढ़ता है वह पी से लेता है। बोलो क्लियर। जैसे मैं ही हूं, मैं रह गया लास्ट में, सही है क्या, और मैंने किसी ना किसी तो अखबार लूंगा मैं, भाई मैं बच गया हूं, मेरे को अखबार दे दो, सही है क्या। तो मेरे को अखबार दे दो का कहने का मतलब जो बंदा मेरे को देगा, क्या वो उसने मेरे से पहले पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा होगा। तो मैं आखिरी हूं, इसका मतलब जिसने मेरे को दिया है वो मेरे से जस्ट पहले वाले स्थान वाला है। क्या मैं कंफर्म कर सकता हूं कि पी जो बंदा है वो सेकंड लास्ट है? समझ में आ गई बात। लास्ट वाले को जो अखबार दिया है वो किसने दिया है, पी ने दिया है। तो क्लियर लिखा हुआ, वह व्यक्ति जो सबसे अंत में पढ़ता है वो पी से लेता है। तो पी चौथे नंबर पे होगा, तभी तो उसने 5वें वाले को, अंत वाले को दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है, टी वाज नाइदर फर्स्ट नॉर लास्ट टू रीड द न्यूज़पेपर। जो टी है ना, टी ना तो पहले नंबर पे पढ़ेगा और ना ही आखिरी पे पढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब ना तो इस जगह पर टी आ सकता, ना इस जगह पर टी आ सकता। तो मुझे एक चीज बताइए, इन 2 जगहों पर 2 लोग फिक्स हैं, तो क्या टी को मैं यहीं बिठाऊंगा? हिंदी में देख लीजिए, टी अखबार पढ़ने में ना तो पहला है और ना ही आखिरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो टी नाम का बंदा ना तो पहले पे पढ़ेगा ना आखिरी में पढ़ेगा। इसका मतलब 2 लोग पहले से बैठे हुए हैं, तो टी तो बीचों बीच आएगा, आएगा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। There are 2 readers between P and Q. P और Q के बीच में 2 लोग अखबार पढ़ते हैं। हिंदी में भी ये लिखा हुआ है, There are 2 readers between P and Q. तो P और Q के बीच में 2 लोग अखबार पढ़ते हैं। देखो P कहाँ है ये? अब P चौथे नंबर पे, तो इधर की तरफ तो मैं चलूंगा नहीं 2 लोगों के लिए। तो P यहाँ पर है, Q यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि P और Q के बीच में 2 लोग अखबार पढ़ने चाहिए थे। क्या Q यहाँ आ सकता है? नहीं, यहाँ नहीं। इसका मतलब कंफर्म हो गया, Q कहाँ आएगा? ऊपर वाली पोजीशन पे। तो देख लो, P और Q के बीच में 2 लोग अखबार पढ़ रहे हैं। कितने लोग थे? 5। P हो गया, Q हो गया, R हो गया, T हो गया, बचा कौन? S। तो क्या S 5वें नंबर पे आ जाएगा? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बताइए वह कौन सा व्यक्ति जो अंत में अखबार पढ़ता है। फाइंड द पर्सन हु रीड द न्यूज़पेपर इन लास्ट। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, सबसे लास्ट में तो कौन पढ़ेगा भाई? S। बताओ कोई दिक्कत है? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को? तो देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज है बस, ठीक है, वो किससे लेता है, वो किसको देता है, ये सब चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब पेपर में सोचने थोड़ी बैठोगे, अच्छा पी ने किससे लिया था, आर ने किसको दिया था, ये थोड़ी सोचोगे आप। बोलो क्लियर। यदि आपने पहले से ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है तो आपके लिए आसान होने वाला है। बोलो क्लियर है। तो जैसा आपसे वादा किया था, हर तरीके का, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आपको ये पता रहे कि पेपर में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं बड़ी आसानी से करके चला जाऊं। बाकी बच्चा करे नहीं करे, लेकिन मैं जरूर कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए क्या है। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन, किसी परीक्षा में राकेश गॉट 11th रैंक एंड हिज रैंक इज 18 फ्रॉम द बॉटम। देखो क्लियर सा क्या बोला है, किसी परीक्षा में राकेश जो है ना
उसको 11वां स्थान मिला। 11वां स्थान मतलब क्या है, वो शुरू से स्थान की बात कर रहा है, लेफ्ट से स्थान की बात कर रहा है, ये दिमाग में रखना। अब आप बताइए, मैं आपसे बोलूं भाई आपने एक टेस्ट दिया था, उसमें आपकी कितनी रैंक आई, तो आप बोलोगे सर मेरी 11वीं रैंक आई। तो 11वीं रैंक आप नीचे से थोड़ी बताते हो, हमेशा रैंक जो मैं बताता हूँ वो ऊपर से ही बताता हूँ। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे नीचे से कौन सी रैंक है, तब एक अलग बात होगी। तो चलिए, इसने बोला बस इतना सा है कि एक परीक्षा में राकेश गॉट 11th रैंक। तो 11th रैंक का मतलब है वो लेफ्ट से, मतलब इधर से, स्टार्टिंग से कौन से स्थान पर आया है, 11वें पर। और दूसरी चीज बोली एंड इज रैंक इज 14th फ्रॉम द बॉटम, तथा नीचे से उसका जो स्थान है वो कौन सा है, 48वां। इसका मतलब जो राकेश है वो कौन से स्थान पर आया, दाएं से 48वें स्थान पर। चलिए बात करते हैं 5 स्टूडेंट कुड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। देखिए क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ है। ये जो रैंक बनती है, ये बताओ जब क्लास में पेपर होता है तो रैंक किन लोगों में बनती है? अरे रैंक उन लोगों में बनती है जो पेपर देने आते हैं। बोलो क्लियर? ये नहीं कि आज आप पेपर देने नहीं गए, आप पूछो सर मेरी रैंक कौन सी है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, तुम्हारी रैंक मैं अगले पेपर में देखूंगा। समझ में आ गई बात? लेकिन रैंक लेने के लिए पेपर तो देना पड़ेगा ना, तो पेपर देना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो रैंक इसको राकेश को मिली थी ना, जो आगे से 11वीं और पीछे से नीचे से कौन सी 48वीं जो मिली थी, ये जो सब लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने पेपर दिया है, जो पेपर में अपीयर हुए। समझ में आ रही बात? तो चलिए मैं यदि बात करूं आपसे अपीयर लोगों की, अपीयर मतलब जो वहां पर थे, जिन्होंने एग्जाम दिया, तो अपीयर लोग कैसे निकलेंगे, टोटल लोग कैसे निकलेंगे? देखिए ये रहा राकेश। जब भी टोटल निकालने तो कोई एक बंदा पकड़ लो, उसका बायां ले लो और उसका दायां ले लो, दोनों चीज आपके पास अवेलेबल है, और बाएं प्लस दाएं -1 कर दो। तो 11 में राकेश को गिन लिया, प्लस 48 में भी राकेश को गिन लिया, -1 कर दीजिए। इसका मतलब ये है 11 में से 1 जाएगा तो 10, और 10 और 48 कितना हो गया, 58। मेरा कहने का मतलब जिन लोगों ने पेपर दिया था वो तो थे 58। समझ में आई बात? अब क्या पूछा है, 5 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे, 5 स्टूडेंट्स कुड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। उन 5 ने क्लास मतलब वो पेपर में नहीं बैठे, पेपर में नहीं बैठे तो पेपर नहीं दिया होगा, तो रैंक भी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज बोली है इसने 3 स्टूडेंट वर फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ये जो रैंक मिली है ना, वो रैंक आई है उन लोगों के अंदर जिन लोगों ने पास किया है, जो फेल हो गए उनको भी रैंक से बाहर कर दिया गया। अब ये मत कहना सर मेरे तो एक बार 0 नंबर आए थे, मैं फेल हो गया था, लेकिन क्लास में मेरी 50वीं रैंक थी। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, वो इस तरीके से पूछ रहा है कि बताइए कक्षा में कितने बच्चे हैं, मतलब वो टोटल स्ट्रेंथ पूछ रहा है। और रैंक वाली बात है तो रैंक यदि मैं आपसे क्लियर करूं, बॉटम से रैंक इसकी कौन सी थी, 48वीं। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि यदि पास वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो टोटल कितने हैं भाई, 58। समझ में आ गई बात? टोटल स्टूडेंट कितने, 58। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा 58 तो ठीक है, ये तो पास वाले हैं, कोई ना कोई इनको रैंक मिली है। 5 स्टूडेंटों ने एग्जाम नहीं दिया, थे तो क्लास के बच्चे ना। टोटल बच्चों की बात करूंगा तो थे तो क्लास के बच्चे, चलो पेपर देने नहीं आए लेकिन थे तो सही। और 3 स्टूडेंट जो फेल हो गए, अरे वो भी तो क्लास के बच्चे हैं ना, फेल हो गए पास हो गए, अगली बार पास हो जाएंगे, लेकिन थे तो क्लास के स्टूडेंट। तो इनसे आपको पूछ रहा है फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। आपके कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए 58 और 5 कितना हो गया भाई, 58 5 63, और 63 में 3 जोड़ा कितना आ गया, 66। तो मैं यदि बात करूं कि इस कक्षा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 66 की। बोलो क्लियर? क्लियर समझ में रखिए कि जो आपका राकेश था, जो ये बंदा था, उसकी बाएं से कौन सी स्थान था, 11वां था, लेफ्ट से 11वां था, और राइट से इसका जो बंदे का था वो 48 था। तो 11 प्लस 48 -1, ये तो मैं टोटल निकाल लिया, कितना है, 58। 5 ने एग्जाम नहीं दिया, थे तो क्लास के ही, तो 58 और 5 63, और 3 फेल हो गए, तो वो 3 फेल जो हो गए वो उनकी रैंक नहीं निकाली गई होगी। इसका मतलब क्या है, 63 में 3 और जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा भाई, 66। क्या ये चीज समझ में आई क्या आपको? बोलो क्लियर है? चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अब बात करते हैं अमोंगेस्ट 5 फ्रेंड्स, 5 दोस्तों में, ईच हैव डिफरेंट वेट, सबका अलग अलग वजन है। P इज हैवियर देन B, P जो है वो किससे बड़ा हैवी है, B से। तो आप बस इतना सा करिए, भाई 5 दोस्त है तो 5 लाइन बना लीजिए, सबसे हैवी कौन है, ये रहा, और सबसे हल्का कौन है, ये रहा। P इज हैवियर देन B, P जो है वो किससे हैवी है, किससे भारी है, B से, बट लाइटर देन A, P जो है वो B से तो क्या है, हैवी है मतलब भारी है,
एंड बट लाइटर देन ए। तो आपको क्लियर मैंने बताया था जब भी यहाँ पर एंड या बट आ जाता है तो इसका जो आंसर है ना लाइटर देन ए दूर वाले सब्जेक्ट से रिलेट करता है। तो ये बताइए लाइटर देन ए इससे दूर बी है कि इससे दूर में पी है? आप बोलो सर इससे दूर पी है। हिंदी में एंड और बट जिसको बोलते हैं लेकिन, तथा और किंतु परंतु वो आ जाता है, तो उसका जो आंसर है वो दूर वाले सब्जेक्ट से या फिर फर्स्ट सब्जेक्ट से रिलेट करता है। बोलो क्लियर। तो चलिए बात करते हैं लाइटर देन ए। तो इसने बोला इतना सा P इज हैवियर देन B। P जो है वो B से तो क्या है, हैवी है, लेकिन हल्का किससे है, A से। समझ में आई बात? मैं इसको साइड में क्यों लिख रहा हूं आपको बताया था पहले। जब तक यहाँ तो जब तक कोई बंदा नहीं आएगा जब तक वो फिक्स वैल्यू उसकी पता नहीं होगी वहां इस जगह पर बैठेगा। चलिए आपको बोला है ए वेट इज 70 kg। ए का वजन कितना है भाई, 70 किलो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। S इज लाइटर देन ओनली K। अब देखो ओनली का मतलब, केवल का मतलब मैंने बताया था। S जो है ना इन सभी लोगों में मतलब 5 लोगों में S जो है इज लाइटर देन ओनली K। S जो है वो केवल किससे हल्का है, K से हल्का है। इसका मतलब क्या है, K ही है जो S से ऊपर आएगा, बाकी सब लोग S से नीचे आएंगे। तो S इज लाइटर देन ओनली K। ये आ गया। जब भी ओनली आता है, मैंने ओनली का केस बताया अलग से, पिछली क्लास में बताया था लास्ट में। ओनली का केस क्या होता है, केवल। केवल का मतलब क्या है कि इसने बोला कि S इज लाइटर देन ओनली K। मेरा कहने का मतलब S नाम का जो बंदा है ना उन सभी लोगों में से केवल और केवल K से हल्का है। इसका मतलब बाकी सब लोग S से हल्के हैं। बोलो क्लियर। तो सबसे पहले नंबर पे कौन गया, K, और दूसरा नंबर किसने ग्रैब कर लिया, S ने, क्योंकि बाकी लोगों को तो इसके नीचे ही आना है। जब K और S फाइनल हो चुके हैं, यहाँ पर 3 प्लेस बाकी हैं और इन 3 लोगों का भी ऑर्डर सेट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी A, P और B लिखने में। बताओ कोई समस्या हो तो। लिख दिया आपने आराम से। और A का जो वेट है वो कितना है, 70 है, ठीक है। आगे इसने बोला है द वन हु इज लाइटेस्ट। मतलब वो व्यक्ति जो सबसे हल्का है इज 50 kg। तो जो सबसे हल्का है वो कितने किलो का है, 50 किलो का है। लिख दिया मैंने। आगे क्या बोला है, Who amongst the following can be 65 kg। कि इन सब में से कौन ऐसा है जो 65 किलो का हो सकता है। बोलो क्लियर है क्या, कि 65 किलो का हो सकता है, मतलब कंफर्म तो नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आप K का वेट बता सकते हो क्या? K का वेट यदि आपसे पूछेगा ना कंफर्म, तो आप क्या कहोगे पता है, आप कहोगे C&D कांट बी डिटरमाइन, या हम नहीं बता सकते। लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा, बताइए इनमें से कौन है जो 65 किलो का हो सकता है। ऐसा बंदा ढूंढिए जो 65 किलो का हो सकता है। 65 किलो का मतलब इतना सा है, क्वेश्चन को समझना। 65 किलो का मतलब 50 से तो ज्यादा होता है 65 और 70 से कम होता है। तो मुझे एक चीज बताइए, ये तो 50 है और ये 70 है, इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन इतना तो कह सकता हूं ना कि 50 से तो ज्यादा होगा और 70 से छोटा होगा। 50 से ज्यादा 70 से छोटा, मेरा कहने का मतलब क्या 65 किलो उसी रेंज में आता है क्या? 65 किलो उसी में आता है। अब बताओ क्या 65 किलो का S हो सकता है क्या? नहीं। K हो सकता है क्या? नहीं। और A और B तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इनके तो फिक्स दे रखे। तो 65 किलो का एक ही बंदा हो सकता है और वो क्या है, B। समझ में आ रही बात आपको? 65 किलो का एक ही बंदा हो सकता है और वो कौन सा है, P। समझ में आ गई होगी आपको बात, बैठ रही दिमाग में? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, समझिए ध्यान से, देखिए थोड़ा ब्लर हो रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए क्या है, मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ईच ऑफ द 6 फ्रेंड, 6 दोस्तों में से प्रत्येक हैज अ डिफरेंट वेट, सबके क्या अलग अलग वजन है और उनके नाम क्या है, P, Q, R, S, T एंड U। बोलो क्लियर। तो 6 लोगों में जो 6 जो फ्रेंड्स हैं उनके सबके नाम अलग अलग हैं, सबके वेट भी अलग है, सॉरी नाम तो अलग होंगे, वेट अलग अलग है। आगे बोला R इज हैवियर देन T। तो 6 लोग हैं तो आप तो फटाफट से ये चीज कर दीजिए, सही है। तो 6 लोगों के लिए बना दिया। अब इसने बोला सबसे पहली कंडीशन R इज हैवियर देन T, जो R है वो किससे भारी है, T से भारी है। तो R इज हैवियर देन T, तो भारी है तो R को ऊपर ले लिया, T को नीचे कर दिया। R इज हैवियर देन T, और आगे क्या बोला है, बट लाइटर देन U। बट लाइटर देन U, कि R T से भारी है लेकिन किससे हल्का है, U से हल्का है। चलो U से हल्का है तो R को बना दिया इस तरीके से, U R T कंप्लीट हुए, समझ में आया। लेकिन मैं इसको इसमें पुट नहीं कर सकता, समझिए ध्यान से। आगे क्या बोला है, आगे बोला है Q केवल P से हल्का है, Q केवल P से हल्का है। इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है
कि Q इज लाइटर देन ओनली P, जो Q नाम का बंदा है वो केवल P से हल्का है, इसका मतलब बाकी सब लोग Q से हल्के हैं। बोलो क्लियर। तो Q कौन से नंबर पे चला गया, दूसरे पर, तो P को तो पहले नंबर पे आना ही आना है। इसने यही बोला है कि जो Q नाम का बंदा है, Q इज लाइटर देन ओनली P, Q जो है वो केवल और केवल इन 6 लोगों में से केवल P से हल्का है, इसका मतलब बाकी सब लोग Q से हल्के होंगे। तो पहले नंबर पे P चला गया, दूसरे नंबर पे कौन आ गया, Q। पोजीशन फिक्स हो गई। क्या इन तीनों को उठा के धर दूं क्या, नहीं, आप नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, उसका रीजन है ये 4 जगह हैं और मुझे नहीं पता URT ऐसे आएगा कि URT ऐसे आएगा। ठीक है, चलो और पढ़ते आगे। T is not the lightest weight person, मतलब T जो है वो सबसे हल्का वाला व्यक्ति नहीं है। लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का वाला व्यक्ति नहीं है। मेरा कहने का मतलब जो T है वो इस जगह पर नहीं आएगा। जब T इस जगह पर नहीं आएगा और U, R और T का आपको ऑर्डर मालूम है कि U के नीचे R और R के नीचे T, ये 4 जगह थी, इनमें इन दोनों जगहों का कंफ्यूजन था। ये URT ऐसे भी आ सकता है और URT ऐसे भी आ सकता है, तो T यहाँ नहीं आएगा क्यों, उसने बोला कि T सबसे हल्का नहीं है, इसका मतलब U आएगा, R यहाँ आएगा, तो T को यहाँ आना पड़ेगा। कौन बचा, P Q R S T, तो S बच गया। तो क्या आप S को रख सकते हो यहाँ पर, तो आपसे कुछ नहीं पूछा। और आगे एक चीज और बोलिए, सुनिए, T सबसे हल्का नहीं, ठीक है। T का वजन 50 किलो है। ओहो, T का वजन कितना है, 50 किलो, लिख दिया मैंने 50 किलो। ध्यान से समझना, क्वेश्चन अभी और पढ़ रहा है आगे। जो व्यक्ति भारी में तीसरे स्थान पर है, जो व्यक्ति भारी में तीसरे स्थान पर है, तो भारी में पहले स्थान पर ये रहा, दूसरे पर ये रहा, तीसरे पर ये रहा, U की बात कर रहा है। जो व्यक्ति भारी में तीसरे स्थान पर, उसका वजन 63 किलो है, 63 है। तो U का जो वेट है वो कितना हो गया मेरे भाई, 63। इंग्लिश में भी दे रखा है, द वेट ऑफ T इज 50 kg, द वन हु हेवीएस्ट इन थर्ड पोजीशन हैविंग अ वेट ऑफ 63 kg। ये इसकी जो थी वो लास्ट लाइन थी। क्या ये ऑर्डर समझ में आया आपको? आपको 2 जनों का वेट मालूम चल गया है, एक तो T का मालूम चल गया और एक U का मालूम चल गया। जब इनका वेट मालूम चल ही गया है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हिच वेट कुड बी पॉसिबली 48 kg, किसका वजन संभवतः 48 किलो होगा। संभवतः पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहा है, क्योंकि सबके फिक्स तो नहीं है ना, 2 ही लोगों के फिक्स है। तो क्या पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शनों में से या फिर इन 6 लोगों में से किसका वजन संभवतः 48 किलो होगा। 48 किलो की बात करनी है। तो मुझे एक चीज बताओ, 63 किलो तो है U का, तो 63 से ऊपर वाले जो होंगे, चाहे उनका 64 हो चाहे 65 हो, लेकिन 63 से तो ज्यादा होगा। चलिए बात करते हैं, ये क्या है 50, ये क्या है भाई 50। तो 50 से ऊपर वाले जितने भी होंगे उनका 50 पॉइंट चाहे कुछ भी हो, लेकिन 50 से तो ज्यादा है ना। तो इसने बोला है किसका वजन संभवतः 48 किलो होगा। तो इन 6 लोगों में से यहां तक तो 50 किलो था, इसके ऊपर 50, इसका खुद का 50 किलो, तो इसके ऊपर वालों का तो ज्यादा होना ही होना है। तो ये बताइए इन 6 लोगों में से क्या 50 किलो इसी का हो सकता है ना, S का, क्योंकि ये इसके नीचे बैठा हुआ है, ये इससे हल्का है। तो संभवतः बात की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, S। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, S। क्लियर है दिमाग में? बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, बिल्कुल भी चीजें ऐसे रहनी चाहिए बिल्कुल कि हाँ ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। बोलो क्लियर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ R, मैं पढ़ता जा रहा हूं। व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ R, कि भाई R का पॉसिबल वेट, संभवतः जो मान है, संभवतः जो वजन है वो कितना हो सकता है। तो R का संभवतः वजन कितना हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। R ये फंस गया इनके बीच में, और इन्हीं का आंसर बता सकता हूं, औरों को मैं बता भी नहीं सकता कि R का संभवतः वजन कितना है। तो आप मुझे बताइए R का जो वजन है वो क्या 50 और 63 के बीच में होना चाहिए। तो 50 से तो ज्यादा होना चाहिए और 63 से क्या होना चाहिए, कम। जो ऐसा ऑप्शन होगा वो मेरा आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन है 64, दूसरा है 49, तीसरा है 62 और तीसरा क्या है, चौथा क्या है 68। तो इसने पूछा है व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ R, R का पॉसिबल वेट, R का संभवतः जो वजन होगा वो कितना होगा। मैंने बोला कि R का वजन फिक्स नहीं है, R का वजन एक रेंज में है, 50 से 63 के बीच में, 50 से बड़ा और 63 से छोटा। तो 50 से बड़ा 63 से छोटा, ये ऑप्शन तो 64 तो बिल्कुल भी नहीं है, 49 ये 50 से छोटा रह गया, 62 बिल्कुल करेक्ट है, 50 से बड़ा है, 63 से छोटा है। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 62। क्लियर है दिमाग में, समझ में आ रही है बात आपको। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं यदि हम लोग जिसमें बताए हुए जितने भी पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से देखें।
कोई भी पॉइंट इधर उधर ना हो तो हमें ये जो क्वेश्चन करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रही बात आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही सुंदर है। लैंग्वेज चेंज होती जा रही है, क्वेश्चन पूछने की जो तरीके वो चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन चीजें वही हैं सारी। आपको बोला है सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 पीपल। एक जो फिक्स राशि है वो बांटी गई है कितने लोगों में? 6 लोगों में। नाम बताइए ABCDEF इन सच अ वे, इस तरीके से। अब तरीका क्या है? ठीक है, तो 6 लोगों में राशि बांटी गई तो 6 लोग बनाओ फटाफट से, कौन ज्यादा लेगा कौन कम लेगा। ये बंदा सबसे ज्यादा लेगा, ये बंदा सबसे कम लेगा। बोलो क्लियर? चलिए, वी रिसीव्ड द अमाउंट ओनली मोर देन A। बी को केवल ए से ज्यादा राशि मिलती है। जो बी नाम का बंदा है ना, बी नाम का जो बंदा है उसको केवल किससे ज्यादा मिलती है? ए से ज्यादा मिलती है। तो बी नाम का जो बंदा है वो केवल ए से ज्यादा राशि लेता है। तो आप खुद सोचिए, कल ही बोला था मैंने आपको कि किसी बंदे को किसी से केवल ज्यादा राशि मिलती है। इसका मतलब मैं आपसे एक नॉर्मल बात करूं, क्लास में 10 स्टूडेंट है, मैं एक स्टूडेंट को खड़ा करके बोलूं ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है और दूसरे बंदे हो, ये जो बंदा है ये केवल इससे होशियार है। ये जो बंदा है जो मैंने पकड़ रखा है इस बंदे को, ये केवल इससे होशियार है। इसका मतलब क्या है कि पूरी क्लास में और जो बच्चे हैं ना वो इससे भी होशियार हैं। बोलो क्लियर? तो सबसे जो नीचे रहेगा स्टूडेंट वो ये वाला, और इसके ऊपर जस्ट ये, और बाकी पूरी क्लास इनके ऊपर। बोलो क्लियर? तो केवल छोटा है और केवल बड़ा है, दोनों में अंतर है। सही है? तो लास्ट की 2 पोजीशन कब ली जाती हैं? जब इस तरीके से पूछा जाए बी को केवल ए से ज्यादा राशि मिलती है। बी नाम का बंदा ऐसा है वो केवल ए से ही ज्यादा कमा पाता है और बाकी सब लोग तो बी से ज्यादा कमाते हैं। तो बी को यहाँ रख दिया, ए को यहाँ रख दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एफ को बी से ज्यादा राशि मिलती है। एफ को बी से ज्यादा राशि मिलती है। एफ जो है ना, एफ उसको बी से ज्यादा मिलती है। तो मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर बी है तो मैं इसको एफ को यहाँ रख देता हूँ। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ क्यों नहीं रखा? भाई कोई पता नहीं है ना, और भी कोई बंदा बीच में आ जाए इनके, और नहीं होगा तो मैं लास्ट में रख ही दूंगा। तो एफ को बी से ज्यादा राशि मिलती है। ठीक है, आगे बोला एफ को सी से कम मिलती है। एफ जो है उसको सी से कम मिलती है तो सी को मैंने ऊपर रख दिया। ठीक, आगे चलते हैं। ई को सी से ज्यादा राशि मिलती है। ई को सी से, तो ई को सी से मिलती है तो ई को और ऊपर रख दिया। बताइए कोई समस्या है? ई को सी से ज्यादा राशि मिलती है लेकिन उसे सबसे ज्यादा राशि नहीं मिलती है। क्लियर रखिए दिमाग में कि ई को सी से तो ज्यादा राशि मिलती है लेकिन उसे सबसे ज्यादा राशि नहीं मिलती है। तो सबसे ज्यादा राशि किसे नहीं मिलती? ई को। तो सबसे ज्यादा राशि यदि ई को नहीं मिलेगी इसका मतलब ई इस जगह पर नहीं आएगा। बोलो क्लियर है? ई इस जगह पर नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा? देखो कैसे रिलेट करूंगा। ई को तो यहाँ रखा और सी को यहाँ रखा और एफ को क्या रखा यहाँ पर। बताओ कोई दिक्कत है? ये आराम से रख सकता हूं। मैं रखता तो क्वेश्चन को स्टार्ट ऊपर से भी कर सकता था लेकिन उसने क्लियर बोल दिया कि ई को सबसे ज्यादा राशि नहीं मिलेगी, मतलब ई सबसे पहले नंबर पे नहीं आएगा तो दूसरे नंबर पे कर दो। तो ई सी एफ तो आने ही थे, आपको पता है। ई के नीचे सी है, सी के नीचे एफ, ये तो कंफर्म है, और एफ के नीचे बी और ए पहले से। कौन बचा? ए बी सी डी ई एफ, तो कौन बचा? डी। तो डी सबसे पहले नंबर पे आ गया, या फिर डी को सबसे ज्यादा राशि मिलेगी। पूछा क्या है आपसे? आपसे क्वेश्चन पूछा है किसे सी से कम राशि मिलती है। ऐसे बंदे बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जिनको सी से कम राशि मिलती है? सी कहाँ है? सी है आपका इस जगह पर। सी कहाँ पर है? इस जगह पर। तो सी से कम राशि कितने लोगों को मिलती है? 3 लोगों को। ये भी ऑप्शन हो सकता था लेकिन ऑप्शन में उनके नाम पूछे हैं। तो सी से कम राशि एफ बी और ए को मिलती है। एफ बी और ए, एफ बी और ए, समझ में आ रही बात? तो इससे कम जो राशि मिलती है वो किसको मिलती है भाई? ये आपके एफ बी और ए को मिलती है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसको मिलती है, इसको मिलती है एफ बी और ए को। समझ में आ रही बात आपके? तो मेरा कहने का मतलब है इस तरीके के भी क्वेश्चंस होंगे। अभी आपसे पूछ सकता था सी से कम, सी से ज्यादा कितने लोगों को मिलती है? आप बोलोगे सर 2 लोग हैं। कौन कौन? ई और डी। सबसे ज्यादा किसको मिलती है? डी को। दूसरे सबसे ज्यादा किसको मिलती है? ई को। दूसरे सबसे छोटे को या दूसरी सबसे कम किसको मिलती है? दूसरी सबसे कम। पहले नंबर पे सबसे कम ए है तो इससे जस्ट जो ज्यादा होगा वो दूसरा सबसे कम होगा। बोलो क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आने वाली है इन क्वेश्चंस में। बोलो क्लियर? बढ़ूं आगे? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि सर लास्ट क्वेश्चन था तो कुछ अच्छा ही दिया आपने, बोलो क्लियर। तो देखिए ये आपके सामने है, इसके लिए मुझे स्क्रीन को 2 बार यूज करना पड़ेगा। तो फटाफट से देखते हैं क्या क्या कंडीशन दी गई है। देखो कंडीशन क्या है, पढ़ते हैं। 7 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू और बी, ठीक है। हैव गिवन एन एग्जाम, नो टू स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड सेम मार्क्स। 7, मोटा मोटा सुनिए, 7 विद्यार्थी हैं, उन्होंने कोई एग्जाम दिया और कोई भी 2 विद्यार्थी ऐसे नहीं है जिनके समान मार्क्स हैं। इसका मतलब यही होता है कि सबके मार्क्स अलग अलग हैं, किसी के कितने हैं किसी के कितने हैं, बोलो क्लियर। हिंदी में भी यही दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी ऑलवेज स्कोर मोर देन क्यू, क्लियर रखिए। पी जो है ना, पी वो हमेशा किससे ज्यादा लाता है, क्यू से लाता है। पी हमेशा क्यू से ज्यादा नंबर लाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वी ऑलवेज स्कोर मोर देन पी, जो वी नाम का बंदा है ना, जो वी नाम का बंदा है वो हमेशा ज्यादा किससे लाता है, पी से। तो पी से हमेशा ज्यादा लाता है, इसका मतलब क्यू से तो ऑटोमेटिक मोड पे ज्यादा लाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच टाइम, ये जो कंडीशन है इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा आप, इस कंडीशन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बोलो क्लियर। ईच टाइम, प्रत्येक समय, आइदर आर स्कोर हाईएस्ट देन टी स्कोर लोएस्ट। मतलब क्या बोल रहा है, प्रत्येक समय जब आर हाईएस्ट स्कोर करता है तो उस टाइम टी जो है वो स्कोर लोएस्ट करता है। मतलब जब बंदा जो आर है वो सबसे हाईएस्ट पाएगा, मतलब सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, तो उस कंडीशन में टी जो है वो सबसे कम नंबर लाता है। दूसरी चीज सुनिए, और अल्टरनेटिवली एस स्कोर हाईएस्ट, जब एस स्कोर हाईएस्ट करता है, पिछली कंडीशन थी कि आर स्कोर करता था हाईएस्ट, सबसे ज्यादा नंबर लाता था आर, तो नीचे कौन आएगा, सबसे नीचे कौन आएगा, टी आएगा। दूसरी कंडीशन है कि एस स्कोर हाईएस्ट, जब एस स्कोर करेगा ना हाईएस्ट, सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, एस जब आएगा ना सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, तो नीचे कौन कौन आ सकते हैं, सबसे नीचे यू और क्यू, बोलो क्लियर। ये 2 कंडीशन है, तो इन 2 कंडीशन को मैं यहाँ पर एक बार बनाता हूँ कि जब देखिए कितने लोग हैं भाई, 7 लोग हैं, 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। जब आर स्कोर हाईएस्ट करता है तो लोएस्ट कौन करेगा, टी। समझ में आ रही बात आपको, बोलो क्लियर है। और दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, ध्यान से समझिए, 1 6 7। दूसरी कंडीशन बोला है जब एस स्कोर करता है ना हाईएस्ट, जब स्कोर कौन करता है हाईएस्ट, एस करता है, तो यू या क्यू में से कोई एक बंदा जो है वो नीचे आता है। एक चीज क्लियर हुई, हिंदी में पढ़ सकते हैं। हर बार या तो आर सबसे ज्यादा नंबर लाता है तो टी सबसे कम नंबर लाता है। मेरा कहने का मतलब कि जब आर जो है वो हाईएस्ट लाएगा तो टी लोएस्ट लाएगा, आर सबसे ज्यादा लाएगा तो टी सबसे कम लाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जब एस सबसे ज्यादा नंबर लाएगा तो नीचे कौन कौन कम लेके आएंगे, यू या क्यू, मतलब लास्ट वाली पोजीशन में यू या क्यू में से कोई एक बंदा आ सकता है। समझ में आ गई बात आपको। अब चलते हैं अगली लाइन पर, क्या बोला, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स आर 50 एंड 44 रेस्पेक्टिवली, कि क्रम से है, हाईएस्ट जो है वो तो 50 है और लोएस्ट जो है 44 है। मतलब जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिले उसे 50 और जिसे सबसे कम अंक मिले उसे 44 प्राप्त हुए। तो सबसे ज्यादा मिले मतलब कहने का क्या है, सबसे पहले वाली जो पोजीशन है, जो फर्स्ट वाली पोजीशन है उसको 50 मिले हैं और लास्ट वाली पोजीशन है उसको 44 मिले हैं। जरा 50 से 44 को आप चेक करना, 44 से 50 तक आप जाओगे तो टोटल 7 लोगों को ही आप नंबर दे पाओगे। 44 के बाद क्या होगा, 45 46 47 48 49 50, तो कितने हो गए टोटल हो गए भाई 7। समझ में आ रही बात। तो ये चीज ध्यान रखना, तो जो नंबर सब आने वाले हैं वो सब भड़के एक एक छूट के आने वाला है। अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को देखकर आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो कुछ बना ही नहीं, इसमें से तो कुछ बना ही नहीं, इसलिए मैं आपको कह रहा था ये क्वेश्चन अच्छा है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस अब नीचे पूछे जाएंगे, ये तो एक कंडीशंस आपको शर्तें थी, ये आपको दे दी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भाई इस तरीके से हो, ये बंदा इस रैंक पर आए, वो बंदा उस रैंक पर आए, तो बताइए क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा, अगली स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। अगली स्क्रीन पर जाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो सब मैटर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ उस सभी मैटर को उधर भी उतार दूंगा। तो याद रख लीजिए क्या करना है, V, P और Q लिखने हैं। समझ में आ गई बात। सबसे पहले कौन आएगा R, तो नीचे कौन होगा T, तो R T, और इधर S होगा तो U Q। इन सभी चीजों को मैं अगली स्क्रीन पर भी लिख लूंगा, और इधर क्या है V P Q। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको कंडीशन बनाई है उस कंडीशन को लेते हुए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो फटाफट से मैं उन चीजों को लिख देता हूँ जो चीज मुझे लिखनी थी कि V, P और Q ये तो दे रखे थे, सही है। और इधर लिख देता हूं जब R बेस्ट टॉप करेगा 5 6 7,
जब आर टॉप करता है तो लास्ट कौन आता है, टी। और जब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जब एस टॉप करता है तो यहाँ पर यू भी आ सकता है और यहाँ पर टी भी आ सकता है। बोलो क्लियर, यही बोला था मैंने, और आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही बोला था क्लियर। यू और क्यू, सॉरी क्या आ सकता है भाई, यू और क्यू। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इसको टी को हटा देता हूं, मैं यहां से इसको टी को रिमूव कर देता हूं। लो भाई टी को मैंने रिमूव कर दिया और यहां लिख देता हूं क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए समझ लीजिए, मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको बार बार उधर आगे पीछे ना जाना पड़े। क्लियर सी बात बोली गई थी कि जो पी है वो क्यू से हैवी है, ठीक है, बड़ा है, और जो वी है वो पी से भी है। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। नंबर लाए थे, मतलब लाने का मतलब क्या है कि भाई कौन ज्यादा नंबर लाएगा उसकी रैंक अच्छी होगी। चलिए समझते हैं, ये कंडीशन थी दोनों। अब इन कंडीशन में से देखो क्वेश्चन क्या बना, इफ आर इज रैंक सेकंड। इस लाइन से आपको पता चल गया होगा आपके पास दो कंडीशन है, या तो ये कंडीशन से क्वेश्चन बनेगा या इस कंडीशन से बनेगा। समझ में आ रही बात। उसने शुरुआत क्या कर दी, यदि आर को सेकंड रैंक दी जाए, मुझे एक चीज बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मेट से करोगे कि इस फॉर्मेट से। सब बच्चे बोलेंगे सर नॉर्मल सी बात है, इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस फॉर्मेट के हिसाब से यदि आप करने लगे तो इसमें तो आर पहली रैंक पर बैठा हुआ है। समझ में आ रही है बात आपको, आर कौन सी रैंक पे बैठा हुआ, पहली रैंक पर। इसका मतलब जो क्वेश्चन होगा वो किसके हिसाब से होगा, इससे। तो इसने बोला है आर इज रैंक सेकंड, अरे इसमें तो आर फर्स्ट पर बैठा हुआ, तो ये तो यूज होगा नहीं, चलो इसको यूज करते हैं। आर इज रैंक सेकंड, दे दी मैंने आर को रैंक सेकंड दे दी, चलो आर को क्या दे दी मैंने, सेकंड रैंक दे दी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हो क्या, एंड क्यू इज रैंक फिफ्थ, और क्यू को कौन सी रैंक दे दो, फिफ्थ दे दो। बताया गया था जब यहाँ पर एस टॉप करता है, एस सबसे ज्यादा नंबर लाता है, तो इस प्लेस पर आने के लिए जो कंडीशन होती है वो या तो यू आएगा या फिर क्यू आएगा। और इसने ये चीज भी हटा दी कि क्यू को क्या कर दो, रैंक फिफ्थ दे दो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी यहाँ पर क्यू को फिक्स कर दो। जब क्यू यहाँ फिक्स हो जाएगा तो ये बताइए इस जगह पर क्यू का कोई काम है क्या, नहीं है ना। तो क्यू का काम इस जगह पर नहीं है, तो इसको हटा दो, यू को रहने दो, क्योंकि यू और क्यू में से कोई एक बंदा आता, तो एक बंदा आता तो इसमें से क्या किया, क्यू को उठा लिया गया 5वें रैंक पर, ये बन गया। अब ये पूछ रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी ट्रू। हिंदी में देख लो, यदि आर का स्थान 2, तो आर का स्थान 2 इसमें तो दे नहीं सकता, इसमें तो पहला है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये कंडीशन तो यूज नहीं होगी। ठीक है, इस कंडीशन की बात कर, आर को दूसरा स्थान दो और क्यू को 5वां। यू और क्यू यहाँ लड़ रहे थे दोनों, तो मैंने क्यू को खींच लिया, चल तू आजा, तू 5वें स्थान पर आजा, और 5वें स्थान पर मैंने उसको यहाँ रख दिया। ठीक, चलिए अब पूछा क्या है, बताइए इनमें से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य हो सकता है। पूर्णतः सत्य, कंप्लीटली ट्रू, इसका मतलब ये है कि उसी कंडीशन को मैं सही बोलूंगा जो मेरे यहाँ पर कंफर्म होगी। और किसके हिसाब से आंसर दिया जा रहा है, इसके हिसाब से। किसके हिसाब से आंसर दिया जा रहा है भाई, इसके हिसाब से, क्योंकि ये जो पहली वाली कंडीशन है वो तो काम ही नहीं कर रही यहाँ पर, इसके हिसाब से आंसर दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन आपको क्लियर करना है ये ऑप्शन वाइज है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है यदि आर का स्थान 2 और क्यू का स्थान 5वां हो तो बताइए कि इसमें कौन सा कथन पूर्णतः सत्य हो सकता है। पूर्णतः सत्य हो सकता है, इसका मतलब कंप्लीटली ट्रू हो सकता है। मुझे एक चीज बताइए, एस और आर की पोजीशन फिक्स है, क्यू की पोजीशन फिक्स है और यू की पोजीशन फिक्स है। मैं बात करूं क्यू से बड़ा कौन है, पी, और पी से बड़ा कौन है, वी। इसका मतलब ये है कि भाई क्यू के ऊपर कौन जाएगा, क्यू के ऊपर जाएगा आपका पी, और पी के ऊपर कौन जाएगा, वी। तो यहाँ पर एक ही बंदा बच सकता है, कौन सा बंदा बचा हुआ, पी क्यू आर एस टी यू की बात करूं तो यहाँ पर एक ही बंदा बचेगा, कौन बचेगा, टी बचेगा। समझ में आ रही बात आपको। तो यहाँ पर टी हुआ। पोजीशन की बात करते हैं, कंप्लीटली ट्रू। वी ने चौथा स्थान प्राप्त किया, वी ने चौथा नहीं तीसरा किया, पहला गलत है। दूसरा पूछा एस सबसे कम नंबर लाया, अरे एस सबसे ज्यादा नंबर लाया है। अगले की तरफ चलते हैं, टी ने छठा स्थान प्राप्त किया, टी ने 6th पोजीशन। टी कहा है भाई, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल करेक्ट है। टी ने छठा पोजीशन किया तो ये करेक्ट है। चौथा क्या बोला, निर्धारित नहीं किया जा सकता, और बिल्कुल किया जा सकता है। बोलो क्लियर। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा, टी ने छठा स्थान प्राप्त किया। टी की रैंक क्या है भाई, 6। समझ में आ रही बात। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है वहां पर भी मैं इन्हीं कंडीशंस को लिख दूंगा एक बार। कंडीशन क्या थी शुरुआत में कि आर पहले आएगा तो टी बाद में आएगा, और एस पहले आता है तो यू और क्यू बाद में आते हैं। समझ में आ गई बात। और वी पी और क्यू। तो चलिए चलते हैं इसी पैटर्न पर, मतलब ये जो क्वेश्चन 1 था अब इस वाली थीम का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंडीशन वही दोनों के दोनों लिख लीजिए। जब आर टॉप करता है, 1 2 3 4 5 6 7, जब आर टॉप करता है तो टी आता है नीचे,
और जब S टॉप करता है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर U या फिर Q में से कोई एक आता है, ये थी कंडीशन। और V के बाद P आता है और P के बाद Q आता है, ये थी ना फाइनल जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था उस टाइम, ये उस क्वेश्चन का दूसरा वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। यदि R ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हों, इफ R स्कोर हाईएस्ट, R ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हों, तो मुझे एक बताइए ये कंडीशन काम करेगी कि आपकी नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में तो S जो था वो सबसे ज्यादा स्कोर करता था। बोलो क्लियर? तो मैं इसके हिसाब से चलूंगा, तो R स्कोर जब हाईएस्ट करेगा तो लोएस्ट कौन करेगा? T। चलो कंडीशन की बात करते हैं। यदि R ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हो तो बताइए कि इनमें से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है। बोल रहा है यदि R सबसे ज्यादा नंबर लाता है तो बताइए इन ये जो 5 ऑप्शन दे रखे इनमें से कौन सा जो कथन है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली ट्रू है। ध्यान से समझिए, T सबसे ज्यादा नंबर लाया, अरे जब R सबसे ज्यादा लाता है तो T तो सबसे कम लाता है, पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, सही है। दूसरा पढ़िए, S दूसरे सबसे अधिकतम अंक लाया, S के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। बोलो क्लियर है? कंप्लीटली ट्रू की बात कर रहा था, कंप्लीटली ट्रू मतलब पूर्णतः जिसके बारे में मालूम हो। P ने 45 अंक प्राप्त किए, अरे मैं कैसे कह सकता हूँ P ने 45 किए? P कितने भी कर सकता है, 46 भी कर सकता है, 47 भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इसके बारे में भी मालूम नहीं है और इसके बारे में भी मालूम नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? कोई भी सत्य नहीं है, नन इज ट्रू। समझ में आई बात? तो आज जो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, सारे क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन थे। कोशिश ये की गई कि हर टाइप का एक क्वेश्चन आप तक पहुंचे, जिससे आपको कभी भी भविष्य में रैंकिंग टेस्ट और ऑर्डरिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कभी भी ना आए। बोलो क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मैं उसी टाइम अनाउंस कर दूंगा आपको, भाई हाँ ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन करते रहिएगा और इनको अच्छे से बनाने की खुद से कोशिश कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। बोलो क्लियर? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब तक आप अपना टाइम निकाल के इन क्वेश्चंस को नहीं अच्छे से कर पाओगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? क्योंकि ये चीज मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं मैं भी आपको अच्छा बोल सकता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को कर लो, इनसे ही सब कुछ हो जाएगा। देखो ये तो आपके लिए प्लेटफॉर्म हो गया, जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे, ये भी क्वेश्चन कई जगहों से, कई पुराने पैटर्नों पर वहीं से उठा के मैं आपके सामने लेके आया हूं। इनसे क्या होगी? आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो क्लियर? और आपका जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चीज ऐसी नई आ गई है मेरे लिए, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।